जिंदगी कैसी भी हो, आपका नजरिया उसके प्रति सकारात्मक होना चाहिए। क्योंकि कई बार जो हम सोचते हैं वो होता है। इसलिए जिंदगी की दुश्वारियों को, जिंदगी की चुनौतियों को आनंद के साथ टैकल कीजिए। फिर देखिए कितना आसान होता है आपका सफर। हाय एवरीवन, दिस इज प्रीति चौधरी। वेलकम टू कोजेंट आईएएस। कोजेंट आईएएस पे हम कर रहे हैं पॉलिटी, और पॉलिटी में हम बात कर रहे हैं भारत के संविधान में जो दिया हुआ है डीपीएस। भारत के संविधान में दिए हुए डीपीएसपी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। डीपीएसपी को हमने पढ़ा था कई सारी चीजें इसमें देखी कि कितनी अनोखी विशेषताएं हैं। ये एक भारत के संविधान की एक अनोखी विशेषता है। के बारे में हमने बात की थी, निदेशक तत्वों की बात की थी कि कहाँ से हमने इसको लिया है। हमने बात की थी इसके ओरिजिन की, इसकी प्रकृति की हमने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे नीति निदेशक तत्वों के महत्व की। आखिर इसका महत्व क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो नैतिक बाध्यता है, हमने प्रकृति में ये चीज देख ली थी कि ये नैतिक बाध्यता कैसे आरोपित करता है, इस बारे में बात की थी। सामाजिक आर्थिक समझे थे। आज हम बात करेंगे कि डीपीएसपी का महत्व क्या है। आर्टिकल्स को भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे आगे अभी, लेकिन अभी हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन अगर पूछ लेता है डीपीएसपी से तो आप कैसे टैकल करेंगे, कैसे पॉइंट्स को जनरेट करेंगे। आज हम बात करेंगे डीपीएसपी के महत्व के बारे में। डीपीएसपी का महत्व क्या है, डीपीएसपी का महत्व। डीपीएसपी का महत्व, देखिए, जब हम इसके महत्व के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका महत्व ये है कि ये बात करता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी। क्या होता है कल्याणकारी राज्य, उसके बारे में समझते हैं। क्योंकि देखिए, जरूरी है आपको एक एक पॉइंट समझ में आना, क्योंकि ऐसे की पॉइंट्स हैं एग्जाम में, आपको बहुत हेल्प करते हैं क्वेश्चंस को समझने में और आंसर राइटिंग करने में। तो कल्याणकारी राज्य क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। पहले पॉइंट में देखेंगे कल्याणकारी राज्य क्या होता है। राज्य की स्थापना करने की बात करता है। कल्याणकारी राज्य को जब हम समझते हैं तो इसमें हम समझेंगे राज्य के मायने क्या होते हैं, कल्याणकारी का क्या मतलब होता है, इसको अलग अलग समझते हैं। राज्य कल्याणकारी कैसे है, कल्याणकारी कैसे है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, राज्य की जब हम बात करते हैं तो राज्य क्या है। कोई स्टेट जो होता है, राज्य से मतलब यहाँ पे देश का मतलब है। देश क्या करेगा, देश नियंत्रणकारी होता है। नियंत्रणकारी कैसे होता है, जब देश नियंत्रणकारी रोल प्ले करता है, राज्य में समझेंगे। फिर कैसे वो कल्याणकारी रोल प्ले करता है, कल्याणकारी में उसको समझेंगे। तो राज्य नियंत्रणकारी कैसे होता है, राज्य है नियंत्रणकारी कैसे होता है। नियंत्रण कैसे करेगा राज्य, नियंत्रण कैसे करेगा, ये नियंत्रण करेगा क्योंकि इसके पास सेना है, तो ये पुलिस के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, और सेना और पुलिस के इतर अगर ये नियंत्रण करता है तो एक और टूल इसके पास है, वो है समझौता। ये समझौते के माध्यम से करके भी नियंत्रण करता है राज्य। तो ये होती है एक राज्य की नियंत्रणकारी पोजीशन, नियंत्रणकारी जो रोल प्ले वो करता है। अब राज्य कल्याणकारी कैसे होता है, कल्याणकारी राज्य होता है क्योंकि राज्य राज्य क्या करता है, राज्य शिक्षा प्रोवाइड करता है उस देश में रहने वाली जनता को, उस देशवासियों को क्या करता है, वो शिक्षा देता है। इसके अलावा वो स्वास्थ्य स्वास्थ्य से जैसे हॉस्पिटल बनाएगा, आयुष्मान भारत
आयुष्मान भारत योजना, इस तरह की योजनाएं चलाएगा। आयुष्मान भारत योजना, इसके अलावा क्या करेगा? राज्य शिक्षा देता है, कल्याण कर काम करता है। राज्य स्वास्थ्य देता है, कल्याण का काम करता है। और राज्य क्या करेगा? राज्य पेंशन देता है, वृद्धों के लिए पेंशन देता है। युवाओं के लिए क्या करता है? राज्य युवाओं को रोजगार देता है, राज्य युवाओं को रोजगार देता है। तो ये है एक राज्य की कल्याणकारी जो रोल वो प्ले करता है। ये डीपीएसपी में जो दिया हुआ है, डीपीएसपी में दिया है कैसे वो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा, कैसे सामाजिक न्याय की व्यवस्था करेगा, ये सारी चीजें। तो कल्याणकारी राज्य को हमने यहाँ पे समझा, कल्याणकारी राज्य क्या होता है, आप इसको नोट कर लीजिए। सो डीपीएसपी का एक महत्व क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं, और क्या करेगा डीपीएसपी? डीपीएसपी क्या करेगा? डीपीएसपी करेगा, डीपीएसपी का रोल है डीपी की अगर बात करें आर्टिकल 38(1) की बात करें तो राज्य क्या करेगा? राज्य कल्याण करेगा, लोगों का कल्याण करेगा। जैसे कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था कर रहा था, कैसे कल्याणकारी होने का राज्य का क्या मतलब था, अभी हमने देखा। इसके अलावा वो क्या करेगा? ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे जिससे क्या होगा? समाज में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की स्थापना हो। ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा ताकि समाज में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की व्यवस्था हो। राजनीतिक न्याय की व्यवस्था हो, राजनीतिक न्याय सभी को उपलब्ध हो। राज्य ऐसे कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करेगा, ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा जिससे सभी को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय मिले। दूसरे पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं कि क्या महत्व है। हमने देखा एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका महत्व है, फिर डीपीएसपी के आर्टिकल 38(1) को हमने यहाँ पे समझा। अब देखिए, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करना किसका काम है? डीपीएसपी का काम है। अब ये होता क्या है? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय आखिर होता क्या है, उसकी बात कर लेते हैं। नोट कर लीजिए आप। देखिए, न्याय को समझते हैं कि न्याय क्या होता है। पहले न्याय का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। न्याय डेफिनेशन हो सकती है, एक इसकी विस्तृत कैसे संकीर्ण में जब हम देखेंगे न्याय क्या है, जैसे नॉर्मली हम जैसे कि क्या होता है, हम बात करते हैं कि अगर आप विधि का उल्लंघन करेंगे तो आपको दंड मिलेगा। ये तो हम जानते हैं, वही तो न्याय होता है। विधि का विधि का उल्लंघन करने पर दंड मिलना। विधि के उल्लंघन पर दंड मिलना। कि न्याय व्यवस्था कैसी है कि अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है, विधि का कोई उल्लंघन करता है तो उसको दंड दिया जाता है। तो ये इसकी संकीर्ण डेफिनेशन में आता है। ठीक है, ये इसके वैधानिक अर्थ होते हैं। कई तरह के कानून होते हैं जो न्याय की व्यवस्था करते हैं, तो इसके वैधानिक अर्थ होते हैं। वैधानिक अर्थ होते हैं, न्याय के वैधानिक अर्थ होते हैं। ये अलग अलग तरह के
से न्याय देता है लोगों को, इसलिए इसके वैधानिक अर्थ होते हैं। इसके अलावा क्योंकि लोगों को क्या किया जाता है, दंडित किया जाता है न्याय के माध्यम से, अगर कोई विधि का उल्लंघन करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा, इसलिए ये इनकी जो प्रकृति है वो कैसी है, ये नकारात्मक, ये नकारात्मक होती है, नकारात्मक। वहीं अब ये हमने समझा, ये जो चीजें हम जानते हैं उसके बारे में हमने बात की, लेकिन जब इसकी विस्तृत व्याख्या करते हैं तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स को हम मेंशन करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि सामाजिक न्याय क्या होता है विस्तृत में, आर्थिक न्याय क्या होता है, राजनीतिक न्याय क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय क्या होता है, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय क्या चीज होती है। देखिए, जितनी भी सामाजिक संपत्ति है, सामाजिक संसाधन होते हैं, सामाजिक संसाधन, कुछ समझने की आप कोशिश करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। सामाजिक संसाधनों जैसे कौन कौन से होते हैं सामाजिक संसाधन, क्या हो सकता है, भूमि हो सकती है, भूमि, इसी तरह की कोई सेवाएं हैं, सेवाएं, या फिर कोई संपत्ति हो सकती है, संपत्ति हो सकती है। ये क्या है, ये क्या है, सामाजिक संसाधन है। तो सामाजिक न्याय ये कहेगा कि समाज में रहने वाले जितने लोग हैं सभी को, प्रत्येक को क्या, कि सामाजिक संसाधनों पर सभी समुदाय का क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, या समुदाय में वितरण, वितरण होना चाहिए, समुदाय के सभी लोगों का उस पर अधिकार होना चाहिए। ये तो ये होता है सामाजिक न्याय। और हम क्या कह सकते हैं, क्या होता है सामाजिक न्याय, सकते हैं सामाजिक न्याय होता है क्या, कि किसी भी व्यक्ति के साथ, समाज में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये होता है सामाजिक न्याय। अब समझते हैं इसका दूसरा पॉइंट। पहला हमने जो विस्तृत व्याख्या देखी तो सामाजिक न्याय की बात करी, अब बात करेंगे आर्थिक न्याय क्या होता है। आर्थिक न्याय, आर्थिक मतलब क्या है, पैसे से, रुपया पैसे से संबंधित है, आर्थिक न्याय की तो बात यही होगी। तो आर्थिक न्याय क्या होता है, देखिए समाज में जितने भी कोई भी देश होता है, हम क्या पढ़ते हैं कि देखो जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी क्या करेगा, संसाधनों के आधार पर सारे काम करता है, संसाधनों के आधार पर। तो न्याय का मतलब है कि आर्थिक न्याय मतलब जितने भी आर्थिक संसाधन होंगे, उन संसाधनों की सुविधा, उन संसाधनों पर सभी की पकड़ होनी चाहिए। तो समाज में हर व्यक्ति को न्यूनतम आर्थिक सुविधा मिलनी चाहिए, समाज में हर व्यक्ति को न्यूनतम आर्थिक सुविधा मिलनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को, जो समाज में रहता है, प्रत्येक व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए, न्यूनतम आर्थिक सुविधा, न्यूनतम आर्थिक सुविधा। न्यूनतम आर्थिक सुविधा सबको मिलना चाहिए, तभी तो न्याय मिलेगा। न्यूनतम आर्थिक सुविधा सबको मिलने चाहिए। राज्य क्या करता है, पहला पॉइंट। दूसरे में इसमें लिख सकते हैं कि देखिए राज्य क्या करता है, इन लोगों की क्षमताओं को नहीं देखता, देखता है उसको आवश्यकता किस चीज की है, किसमें कितनी क्षमता है, इस चीज को राज्य नहीं देखता, बल्कि देखता है कि आवश्यकता किसको कितनी है। तो राज्य क्या, क्षमता की बजाय उसकी आवश्यकता को देखता है, लोगों की क्या करता है, उसकी आवश्यकताओं को देखता है।
आवश्यकताओं को देखेगा तभी तो नई नई तरह की योजनाएं बनाएगा, नए नए तरह के जो है स्कीम्स लेकर आएगा ताकि लोग उसके लाभ उठा सकें, न्यूनतम आर्थिक सुविधाओं को उपलब्ध कर सकें। तो ये तो मायने हो गए आर्थिक न्याय के, नोट कर लीजिए। अब है तीस न्याय क्या होता है, आर्थिक न्याय क्या होता है। अब हम समझेंगे राजनीतिक न्याय क्या होता है। राजनीतिक न्याय, क्योंकि बार बार ये अगर आप इनको होना चाहिए कि क्या मतलब होता है राजनीतिक न्याय। देखिए राजनीतिक न्याय क्या होता है, राजनीतिक न्याय क्या होता है, देखिए प्रत्येक व्यक्ति के पास क्या होता है, मत का अधिकार होता है। एक मत होता है, प्रत्येक व्यक्ति का एक मत होता है और सभी का मत समान होता है, सभी के मत की समान वैल्यू होती है। सभी का मत, सभी का मत समान होता है, समान होता है। ये होता है राजनीतिक न्याय कि प्रत्येक व्यक्ति, उस देश में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति के पास एक वोटिंग राइट होता है, उसका अपना एक वोट होता है और उस वोट की जो वैल्यू है सभी लोगों के वोट की वैल्यू इक्वल होगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई अधिकारी है, कोई नेता है, राजनेता है, उसके वोट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, या कोई ऐसे गरीब व्यक्ति है उसके वोट की वैल्यू कम होगी। तो ऐसा नहीं होता, सभी की वोट की वैल्यू इक्वल होती है। तो ये हुआ राजनीतिक न्याय। और क्या होता है राजनीतिक न्याय, जो बहुमत वाले लोग हैं वो अल्पमत को दबा नहीं सकते। बहुमत वाले लोग अल्पमत को दबा नहीं सकते हैं। बहुमत वाले लोग अल्पमत को नहीं दबा सकते हैं। का दमन नहीं करेगा, अल्पमत का दमन नहीं करेगा। दमन नहीं करेगा, कैसे दमन नहीं करेगा, जैसे हम देखते हैं कि जब चुनाव होता है, रिजल्ट्स आते हैं, तो जो बहुमत वाले लोग हैं वो सरकार बनाते हैं, अल्पमत वालों की भी वोट की वैल्यू उतनी ही होती है। तो ऐसा नहीं होगा सरकार बनने के बाद बहुमत वाले जो लोग हैं वो अल्पमत को दबाएंगे, ऐसा नहीं होगा। है आपका तीसरा क्या है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति को, समाज में रहने वाले जो प्रत्येक व्यक्ति है, प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को राजनीति में, राजनीति भागीदारी का अधिकार मिलेगा, सभी को राजनीतिक भागीदारी का अधिकार है। तो ये सब क्या है, ये है राजनीतिक न्याय। तो हमने यहाँ पे समझा न्याय क्या होता है, न्याय की एक संकीर्ण व्याख्या देखी, उसके साथ एक विस्तृत व्याख्या देखी, उसके साथ ही हमने समझा सामाजिक न्याय क्या होता है, आर्थिक न्याय क्या होता है और राजनीतिक न्याय क्या होता है। न्याय को हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की है। ये आपको पता होना चाहिए, ये सब आप नोट कीजिए। देखिए इसके अलावा डीपीएसपी का और क्या महत्व है, लोक कल्याणकारी राज्य में हमने पहला पॉइंट पढ़ा, फिर 38(1) में हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा कि कैसे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय मिले लोगों को, ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाता है राज्य। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे डीपीएसपी का, डीपीएसपी का 38(2), इसमें क्या दिया हुआ है कि देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राज्य क्या करेगा, राज्य व्यक्ति हो या समूह, व्यक्ति हो या समूह, समूहों के बीच
क्या करेगा, कोशिश करेगा, राज्य पूरी कोशिश करेगा, डीपीएसपी में ये चीज दी हुई है कि व्यक्तियों के बीच क्या करेगा, आय की असमानता, आय की असमानता को न्यूनतम करने की कोशिश करेगा, अवसर की असमानता। देखिए सारी बातें, चाहे हम न्याय की बात कर रहे हो, यहाँ पे बात कर रहे हो, ये सारी हम प्रियम्बल में ये सारे पॉइंट पढ़ चुके हैं कि प्रियम्बल में ये चीज मेंशन थी, इसीलिए प्रियम्बल को आईना बोला जाता है भारत के संविधान का। अवसर की असमानताओं को कम करेगा, न्यूनतम करेगा। देखिए खत्म करना तो एकदम नहीं होता है, इवेंचुअली हम धीरे धीरे उसको कम करते हैं, कम तो कोशिश करेगा उसको न्यूनतम किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो आय है, आर्थिक समानता लोगों को मिले, अवसर की समानता मिले। हमने फंडामेंटल राइट्स में भी पढ़ा था, हम एनसीईआरटी जब पढ़ रहे थे वहां भी हमने विविधता के चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे कुम्हार का वो एग्जाम्पल दिया हुआ था, इस एग्जाम्पल को हम कई बार कोट भी कर चुके हैं कि कैसे लोगों को क्या था कि जो जिस कास्ट में था उस कास्ट का ही काम कर सकता था। तो इससे क्या होता था कि जिन लोगों को, जैसे कुम्हार का एग्जाम्पल था कि मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला जो बच्चा है, जो व्यक्ति है, वो क्या करेगा, बेचेगा सामान अपना, तो उसको कितना ही अमाउंट मिलेगा, कम मिलेगा। कोई और दूसरा व्यक्ति है, वो दूसरा बिजनेस करता है, उसको ज्यादा मिल जाएगा। इससे क्या समाज में इनइक्वालिटी आ जाती है। तो भारत के संविधान की यही ब्यूटी है कि देखिए अवसर की असमानता को वो न्यूनतम करने की कोशिश करता है डीपीएसपी के माध्यम से। डीपीएसपी में ये चीज लिखी हुई है। तो आय की असमानता को कम करेगा, अवसर की असमानता को कम करेगा, और जो आर्थिक विषमताएं हैं, आर्थिक विषमताएं हैं, आर्थिक विषमताओं को न्यूनतम करने को, न्यूनतम करने की कोशिश करेगा, न्यूनतम करने की कोशिश करेगा। तो ये है डीपीएसपी दिया हुआ, ये हमारा थर्ड पॉइंट हुआ, इसके महत्व को हम पढ़ रहे हैं। थर्ड पॉइंट ये हुआ, आप नोट कीजिए। देखिए आगे पढ़ेंगे कि फोर्थ पॉइंट में पढ़ेंगे और क्या करता है डीपीएसपी, महत्व देखेंगे डीपीएसपी का और क्या महत्व है। देखिए डीपीएसपी क्या करता है, ये हमने देखा था कि कैसे किसी देश में कैसा शासन चलना चाहिए, उसके लिए दिशा निर्देश देने का ये काम करता है। तो डीपीएसपी निर्देश देता है, राज्य राज्य को निर्देश देता है। इसके अलावा क्या करता है कि देखिए भारत के संविधान में दिया हुआ ये समाजवाद का बीज इसको बोला जाता है, समाजवाद का बीज बोला जाता है। अब देखिए नया टर्म आ गया और इसको भी हम समझेंगे कि समाजवाद क्या होता है। समाजवाद का बीज इसको बोला जाता है, भारत के संविधान में दिया हुआ। इसके अलावा और क्या करता है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, देखिए आप जब इनके मीनिंग्स को समझ शुरू कर देंगे ना, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग इनकी मीनिंग्स को लेकर बनेगी, तब आपको रियल में ऐसा फील होगा। अगर आप कोई क्वेश्चन प्रीलिम्स का देखते हैं चाहे मेंस का देखते हैं, तो वहां आपकी अंडरस्टैंडिंग ही आपको हेल्प करेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और वहां से पॉइंट्स को जनरेट करने में, मेंस में भी और प्रीलिम्स में तो उसको है ही कि उसका मीनिंग निकालने में। जब आप मीनिंग उसको निकालने में सक्षम होंगे तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में भी सक्षम होंगे। तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, लोकतंत्र की स्थापना करना, ये सब महत्व है, नोट कीजिए। अब देखिए समझते हैं कि समाजवाद क्या होता है। देखिए समाजवाद की जब हम बात करते हैं, समाजवाद क्या होता है, देखिए आर्थिक विषमताओं को न्यूनतम करना, किसी समाज में आर्थिक विषमताओं को न्यूनतम करना और वहां समानता लेकर आना, ये समाजवाद का काम होता है। ये किसका, समाजवाद का।
किसी समाज में क्या है, किसी समाज में को न्यूनतम करना, आर्थिक विषमताओं को न्यूनतम करना, समानता लेकर आना, समानता लेकर आना, ये किसका काम है, ये समाजवाद का काम है, समानता लेकर आना समाजवाद। देखिए जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, भूमंडलीकरण हुआ, तो क्या हुआ, लोगों की जो आय है उसमें अंतर आने लगा, आर्थिक विषमता में अंतर आने लगा। देखें भारत की ही बात करें तो 2024 का भी अगर हम डेटा देखेंगे तो 6% से करोड़पति जो है वो बढ़ रहे हैं भारत के अंदर। तो इससे क्या हो रहा है, आर्थिक विषमता आ रही है। अब देखिए समाजवाद से संबंधित एक पॉइंट और है, एक वर्ड और है जिसको बोलते हैं पूंजीवाद। तो समाजवाद और पूंजीवाद में क्या अंतर है, इस अंतर को हम समझते हैं, इसमें क्या डिफरेंस। देखिए उत्पादन के जो साधन होते हैं, उत्पादन के संसाधन, उत्पादन के संसाधनों पर यहाँ समाजवाद, उत्पादन के संसाधन है समाज के अंदर, जो भूमि है, जो संपत्ति है, उत्पादन के संसाधनों पर यहाँ समूह का स्वामित्व होता है, समूह का या सामूहिक स्वामित्व, समूह का स्वामित्व। सामूहिक एक स्वामित्व होता है समाजवाद के अंदर के जितने लोग हैं सभी का स्वामित्व होगा किस पर, जो उत्पादन के संसाधन होंगे उन पर। लेकिन जब पूंजीवाद आ जाता है तो पूंजीवाद में व्यक्ति का स्वामित्व हो जाता है, उत्पादन के संसाधन पर व्यक्ति का स्वामित्व हो जाता है। और क्या होता है इसमें कि जब व्यक्ति का स्वामित्व होता है तो संपत्ति का केंद्रीकरण हो जाता है, एक ही व्यक्ति बहुत सारी संपत्ति को इकट्ठा कर लेता है, तो इसमें संपत्ति का केंद्रीकरण, संपत्ति का केंद्रीकरण इसके अंदर होता है। तो ये क्या है, ये समाजवाद और पूंजीवाद में यहाँ पे आपने डिफरेंस देखा। हम पढ़ रहे हैं डीपीएसपी, पॉइंट पर आइए, हम डीपीएसपी पढ़ रहे हैं और डीपीएसपी में ही हम ये सारे मीनिंग्स को समझ रहे हैं। मीनिंग्स आपको समझने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक ये मीनिंग्स आपको समझ नहीं आएंगे बार बार आपसे टकराएंगे, बार बार आपसे टकराएंगे, पॉलिटी ही नहीं दूसरे सब्जेक्ट्स में भी टकराएंगे, आपसे हिस्ट्री पढ़ेंगे बहुत बार आप इसका जिक्र पढ़ेंगे। तो इसलिए आपको ये शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, इनके मीनिंग्स को समझना बहुत जरूरी है, को नोट करिए। देखिए डीपीएसपी में कि राज्य को निर्देश देना, डीपीएसपी निर्देश देता है कि राज्य में कैसे, दिशा निर्देश देता है कि कैसा शासन चलना चाहिए। समाजवाद के बीज बोले, हमने इसको देखा। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना डीपीएसपी का काम है, वही हमने समाजवाद के साथ पूंजीवाद को भी समझा। तो ये सारे जो आदर्श हैं इनको ने क्या काम हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है ये हमारा 6 पॉइंट, 5th पॉइंट है स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र भारत, भारत स्वतंत्र हुआ 1947 के बाद, को स्थापित करने के लिए हमने ग्राउंड पे क्या क्या काम किए उसके जिक्र कर रहे हैं हम कि डीपीएसपी में इतने सारी बातें कही गई, ये आदर्श हैं, ये निर्देश हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है। और अभी हमने देखा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं। तो ग्राउंड पे एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या किया, हमने
क्या काम किया, तो उसी की बात कर रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र होने के बाद में देखिए डीपीएसपी को जब हम समझते हैं तो हम समझेंगे वो सारी प्रक्रिया, उन प्रक्रियाओं के बारे में क्या क्या हुआ भारत के अंदर। आप हिस्ट्री में भी बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं कि कैसे समाजवाद से लेके हम पूंजीवाद की तरफ बढ़े, कैसे मिक्स मॉडल को हमने अपनाया, तो वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो भारत ने क्या किया, क्या हुआ कि राज्य ने स्वतंत्र भारत में भारत ने क्या किया, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था लाए, सार्वजनिक उद्यमों की जो प्राथमिकता, प्राथमिकता के सिद्धांत, के जो सिद्धांत हैं के सिद्धांतों को अपनाया, के सिद्धांतों को अपनाया, के सिद्धांतों को अपनाया। स्वतंत्र भारत में डीपीएसपी के जो आदर्श हैं, उन आदर्शों को स्थापित करने के लिए, उन आदर्शों को स्थापित करने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था और जो सार्वजनिक उद्यम हैं उनको प्राथमिकता दी, ऐसे सिद्धांत लेकर आए, ऐसे सिद्धांतों को अपनाया ताकि जो डीपीएसपी के आदर्श हैं उनको स्थापित किया जा सके। देखिए अभी हम पूंजीवाद की भी बात कर रहे हैं, भारत में एलपीजी आया, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई और शायद आप इनको इन डिटेल और दूसरे सब्जेक्ट्स में पढ़ ही लिया होगा आपने। हम यहाँ पे डीपीएसपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि क्या हुआ। 6 पॉइंट में देखेंगे कि डीपीएसपी को स्थापित करने के लिए हमने और क्या किया, और क्या किया। 19 आर्थिक विकास नीति है उसमें अमूल चूल परिवर्तन आए, देश की जो आर्थिक विकास नीति में परिवर्तन आए। मूल्यवान परिवर्तन या अमूल परिवर्तन बोल सकते हैं। किस तरह के परिवर्तन आए, किस तरह के परिवर्तन आए। 1991 में ही हम ये चीज देखें, बहुत बड़ा चेंज था। कैसे, उदारीकरण आया, निजीकरण आया भारत के अंदर। जो भारत की जो विकास नीति, आर्थिक विकास नीति है उसमें हमने देखा ये उदारीकरण आया, निजीकरण आया। इस तरह की जो आर्थिक प्रणाली है वो भारत के अंदर आई, इस तरह की आर्थिक प्रणाली। भारत में उदारीकरण आया, निजीकरण आया 1991। जरूरी था, समय के साथ परिवर्तन करना भी जरूरी है। यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन को बहुत तेजी से पुश मिला, बहुत तेजी से पुश मिला। इससे क्या हुआ, कुछ लोगों ने, मतलब अभी हमने पढ़ा पूंजीवाद में भी कि उत्पादन के संसाधनों पर व्यक्ति का नियंत्रण हो जाता है और संसाधन का केंद्रीकरण होने लगता है, केंद्रीकरण होने लगता है। तो यहाँ भी ऐसा हुआ। इसकी फिर आलोचना करने वालों ने आलोचना भी बहुत की। उन्होंने कहा कि देखिए इससे तो पूंजीवाद को, बाजारवाद को बढ़ावा मिला। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपसे भारत की आर्थिक विकास नीति को लेकर पूछ दे, इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ते हैं, तो आप पॉलिटी से यहाँ ये वाला पॉइंट भी मेंशन कर सकते हैं। यही ब्यूटी होती है यूपीएससी को पढ़ने के लिए कि आप सब्जेक्ट्स को लिंक करके पढ़िए, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ लिंक करके पढ़िए। देखिए यहाँ पढ़ रहे हैं, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का जिक्र कर रहे हैं हम यहाँ पे। 1991 की ये बात है। कैसे हुआ,
लोगों की आय में परिवर्तन आने लगा, इसलिए डीपीएसपी में हम उसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि समानता को स्थापित करना, आय की समानता को स्थापित करना डीपीएसपी बताता है कैसे करना है, इसलिए सरकार अलग अलग योजनाएं लेकर आती है। तो इसकी आलोचना भी हुई, इसको नोट कर लीजिए। आलोचक कहते हैं इसमें बोलते हैं कि देखिए इससे क्या होता है कि जो समाजवाद के आदर्श हैं उनके विरुद्ध है ये। समाजवाद के आदर्श, क्योंकि अभी हमने पढ़ा पूंजीवाद में, समाजवाद में क्या हो रहा था कि सामूहिक रूप से जो उत्पादन के संसाधन थे उन पर सबका नियंत्रण था, सामूहिक रूप से नियंत्रण था। लेकिन पूंजीवाद में क्या होता है, पूंजीवाद में व्यक्ति क्या होता है, उत्पादन के जो संसाधन है उनका केंद्रीकरण हो जाता है। तो आलोचक ये कहते हैं, आलोचक कहते हैं कि समाजवाद के जो आदर्श हैं ये समाजवाद के आदर्शों के विरुद्ध है, समाजवादी आदर्शों के विरुद्ध है, आदर्शों के विरुद्ध है। इससे समाजवाद के आदर्शों के विरुद्ध है, इससे पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है, बाजारवाद को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा क्या होता है, क्योंकि जब पूंजीवाद को बाजारवाद को बढ़ावा मिलेगा, व्यक्ति का अधिकार हो जाएगा किसी चीज पे, तो क्या होगा, संपत्ति का केंद्रीकरण। ये मेंस का क्वेश्चन तैयार हो रहा है आपका, आप ये देखिए कि कैसे चीजों को सोचा जाता है, सोचने के आप उस पर दिए जाइए, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाइए चीजों को लेके। संपत्ति की बात कर रहे थे हम, कैसे 1991 की हमने बात करी, उदारीकरण निजीकरण की बात की, फिर आलोचना भी हम इसके साथ में देख रहे हैं, फिर इसको कोशिश करेंगे बैलेंस करने की, कि बैलेंस को कैसे किया जाएगा, वो भी हमारे मेंस के आंसर राइटिंग का ही पार्ट होता है। संपत्ति का केंद्रीकरण, संपत्ति का केंद्रीकरण होगा। कहा कि संपत्ति का, जैसे शिक्षा का, अगर शिक्षा का स्वास्थ्य का केंद्रीकरण हो जाएगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर शिक्षा और स्वास्थ्य का केंद्रीकरण हो जाए, स्वास्थ्य का निजीकरण हो जाएगा, तो लोगों को निजीकरण हो जाएगा, तो चीजें जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाते हैं, एम्स में जाते हैं, आपको फ्री सर्विसेज मिल जाती है, भाई आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, हर व्यक्ति तो एफोर्ड नहीं कर सकता ना। फोर्टीज में आप चले जाते हैं, कितना लाखों में खर्चा बैठ जाता है, कोई गारंटी नहीं है इलाज कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये एम्स में आप जा रहे हैं, सब चीजें हैं, लेकिन कोई वहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई गारंटी नहीं होती है कि आपका कितना खर्चा आएगा, क्या होगा, गरीब आदमी उसको एफर्ट नहीं कर। तो ये है, तो ये कहा कि देखिए अगर शिक्षा स्वास्थ्य का निजीकरण हो जाएगा तो लोगों को मूलभूत सुविधाएं कैसे मिल पाएंगी, इसलिए आलोचक इसकी आलोचना करते हैं। पॉइंट नोट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आपने पढ़ा, उदारीकरण। ये उदारीकरण क्या होता है, देखिए उदारीकरण को भी समझ लेते हैं क्या होता है। उदारीकरण की उदारीकरण क्या होता है, उदारीकरण के माध्यम से सरकार राज्य क्या करती है, संसाधनों को बढ़ाने की कोशिश करती है, संसाधन बढ़ेंगे ताकि संसाधनों का वितरण किया जा सके, जिससे संसाधनों का वितरण किया जा सके, तो संसाधनों को बढ़ाने की बात करती है, ऐसे ही समझ लीजिए इस पॉइंट को। संसाधन
क्या किया उदारीकरण आने पर, क्या लिखना है आप लिख लीजिए। संसाधनों को बढ़ाने की कोशिश, संसाधनों में वृद्धि, संसाधनों में वृद्धि करने का प्रयास किया गया, जिससे क्या होगा कि संसाधनों का वितरण किया जा सके, संसाधनों का वितरण किया जा सके। और इसके अलावा सरकार ने क्या किया उदारवादी आने पर, कि जो उत्पादन के संसाधन हैं, जो संसाधन हैं उनसे अपने आप को डिटैच कर लिया, उनसे अपने आप को क्या किया कि जो वाणिज्यिक गतिविधियां हैं उनसे स्वयं को अलग कर लिया, ताकि लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ सके। जब लोग इन्वॉल्व होंगे, प्राइवेट सेक्टर्स आएंगे, तभी तो जो हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं उनको बल मिलेगा। तो आर्थिक गतिविधियों से स्वयं को क्या कर लिया, आर्थिक गतिविधियों से स्वयं को, देखिए अपने साथ साथ निजीकरण को लेकर आए, लोगों को इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, हमारे जो आर्थिक गतिविधि का जो पहिया है हमारी अर्थव्यवस्था का, वो घूमेगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएंगे। इससे क्या होगा कि भारत में जो रेमिटेंस है वो भी ज्यादा आने लग जाएगा, बाहर से डॉलर भारत के अंदर आने लग जाएगा, जिससे जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हो। तो ये सारी चीजें उदारीकरण में हमने देखी कि उदारीकरण का ये पार्ट रहा, ये हमने समझा उदारीकरण। तो हमने अभी समझा डीपीएसपी के महत्व के बारे में, अब ये सारी चीजें देखी। इसके अलावा देखिए वर्तमान समय में निजीकरण है, उदारीकरण है, समाजवाद हमने पढ़ लिया, पूंजीवाद हमने पढ़ लिया। तो समाजवाद और पूंजीवाद का मिक्स मॉडल भारत ने अपनाया है, ठीक है। यहाँ सरकारी हॉस्पिटल भी मिलेंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल मिलेंगे, तो वो जो है वो मिक्स हमने उसको अपना लिया। आर्थिक गतिविधियों में सरकार कैसे काम कर रही है, क्या कर रही है, समाजवाद को हमने समझा, कैसे समूह स्वामित्व, उदारवाद को हमने यहाँ पे समझ लिया। फिर भी देखिए वर्तमान समय में हालांकि निजीकरण बढ़ा है, फिर भी सरकार समय समय पे नई नई योजनाएं लाती रहती है, जैसे शिक्षा के अधिकार की हमने भारत के संविधान में ही बात कर दी, उससे रिलेटेड डीपीएसपी का पार्ट रहती है। तो इससे क्या होता है, सरकार इसको बैलेंस करने की कोशिश करती रहती है, ताकि निजीकरण के माध्यम से जो संपत्ति का केंद्रीकरण है वो इतना ज्यादा ना बढ़ जाए। हमने पढ़ा भूमि सुधार वगैरह के बारे में, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, नेहरू ने कितने प्रयास करे डीपीएसपी को स्थापित करने का काम किया, फिर इंदिरा गांधी समाजवाद को स्थापित करने का काम किया। तो ये सारी चीजें 1991 का फिर हमने ये देख लिया। इससे सबसे क्या हुआ कि हमने कोशिश की कि जो समाज है हमारा, उसमें जो आर्थिक विषमता है उसको न्यूनतम किया जा सके, लोगों का आर्थिक जो विषमता लोगों के अंदर है, लोगों को एक आय सुनिश्चित किया जा सके, ये डीपीएसपी के माध्यम से। सो इसको बैलेंस करने की भी हम लगातार कोशिश करते हैं। ये महत्व है डीपीएसपी का, ताकि संपत्ति का केंद्रीकरण ना हो। सो रिवीजन करते रहिए, जुड़े रहिए कोजेंट आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच।